मैं संजय से कहूँगा कि इस बंगले को थोड़ा नज़दीक से दिखा है, क्योंकि सामने आपको 4 कैमरे नज़र आ रहे होंगे। आज सुबह से जो ईडी की जो कार्रवाई है वो कहाँ कहाँ चल रही छत्तीसगढ़ में, क्योंकि नॉन बीएसपी वालों को जैसे अलॉट होते हैं, जैसे कि अभी आईएएस दंपत्ति हैं, उनके जैसे और भी आईएएस हैं, चाहे वो मंत्री भी कुछ रहे हैं वहाँ पे, उनको अलॉट होने की जो प्रोसेस है वो कब से शुरू हुआ। जाकिर जी, वो बंगला नंबर 2, 32 बंगले का बंगला नंबर 2, आप बता रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री 2 ठहर चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति ठहर चुके हैं, वो इतिहास थोड़ा बताइए। वो पद लेकिन इस बंगले की एक खासियत मैं बता दूं, भिलाई के इस बंगले में 2 प्रधानमंत्री, और आज हम इस बंगले के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इस दोनों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आईएएस दंपत्ति के बारे में, वो हम बताते हैं। फरवरी को भिलाई के लिए हम सबको दौड़ना है। थैंक यू भिलाई, थैंक यू भिलाई, थैंक यू भिलाई। जिस बंगले को आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये बंगला 2 आईएएस दंपत्ति का है, आईएएस दंपत्ति का है। अलरमेल मंगईडी नगरीय प्रशासन विकास विभाग और फाइनेंस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं, और अमलंगन पी आईएएस है, जल संसाधन विभाग के सेक्रेटरी हैं। दोनों पति पत्नी हैं, 2004 बैच के आईएएस हैं और सीनियर आईएएस है दोनों। कई जिलों में बतौर कलेक्टर इनकी पोस्टिंग हो चुकी है। और आज हम इस बंगले के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, इस दोनों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आईएएस दंपत्ति के बारे में, वो हम बताते हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम लगातार रेड कर रही है, लगातार दौरा कर रही है। इसी बंगले में, भिलाई के इसी बंगले नंबर 2 में, 32 बंगला के बंगला नंबर 2 में ईडी की टीम अंदर रेड की कार्रवाई कर रही है। सुबह 5 बजे के आसपास बताया गया है कि सुबह 5 बजे के आसपास ईडी की टीम अंदर आती है और अंदर जाकर जो रेड की कार्रवाई होती है, जो कानूनी जो इनकी कार्रवाई होती है, जो पूछताछ हो या फिर सर्वे का है, वो कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन इस बंगले की एक खासियत मैं बता दूँ, भिलाई के इस बंगले में 2 प्रधानमंत्री और एक राष्ट्रपति रह चुके हैं। बंगला नंबर 2 है और इस बंगले में नेहरू जी, राजीव जी और बर्मा के प्रधानमंत्री वो यहाँ पे रह चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी वो भी यहाँ पे आकर ठहर चुके हैं। इस खबर पर, इस बंगले की कहानी को लेकर हम विस्तार से वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद जाकिर हुसैन जी से बात करेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो में, और बाकी रेड की जो कार्रवाई है वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में रेड की कार्रवाई चल रही है। और आपको पता होगा कि 6 लोगों के खिलाफ में इससे पहले ईडी की टीम कार्रवाई कर चुकी है। उसमें आईएएस समीर विश्नोई, सौम्य चौरसिया, तमाम लोग, चाहे वो सूर्यकांत तिवारी हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत तिवारी हो, सुनील अग्रवाल हो, एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। 6 लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की गई थी और 6 लोग अभी जेल के अंदर में हैं, रिमांड पर लिए गए इन्हें। रिमांड इनकी लगातार तारीख बढ़ती जा रही है। इन 6 लोगों के जो कार्रवाई हुई थी, 6 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी, चूँकि माइनिंग एक बड़ा मामला है। माइनिंग में अमलंगन साहब जो आईएएस हैं, वो माइनिंग सेक्रेटरी रह चुके हैं, माइनिंग चीफ रह चुके हैं, और इस कार्रवाई का जो कनेक्शन है वो समीर विश्नोई से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले की जो ईडी की जो रेड पड़ी है उससे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा बताया गया है अखबारों में, जो हमने पढ़ा है और अभी तक जो मीडिया में जो जानकारी आई है, जो डिजिटल सबूत है, डिजिटल सबूत यानी कि व्हाट्सअप चैटिंग हो या कोई मेल ट्रांजैक्शन हो, व्हाट्सअप चैटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बताया जा रहा है कि व्हाट्सअप चैटिंग की वजह से ही ये सब कहानियाँ, ये सब कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती जा रही है। चूँकि 6 लोगों के खिलाफ में पहली कार्रवाई की गई और 6 लोगों के बाद एक कड़ियाँ जुड़ते जुड़ते लगातार ईडी की रेड पड़ रही है। मैं संजय से कहूँगा कि इस बंगले को थोड़ा नज़दीक से दिखा है, क्योंकि सामने आपको 4 कैमरे नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा 2 गाड़ियाँ नज़र आ रही। हालांकि बताया गया है, जो जानकारी है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि अंदर जो है 3 गाड़ियाँ हैं जिसमें ईडी की टीम अंदर गई हुई हैं, जिसमें कम से कम 10 लोग और अधिकतम 12 से 13 लोग बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मैं संजय से कहूँगा कि जो आईएएस दंपत्ति है वो डॉग लवर भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बाहर में जो है डॉग, स्ट्रीट डॉग जो है वो यहाँ पे हैं, मौजूद हैं। उनके लिए यहाँ पे केज का भी इंतज़ाम किया गया है। चूँकि सुबह से कार्रवाई चल रही है, 6:45 बजे के आसपास जो टीम है, ईडी की टीम यहाँ पे पहुँची है। और आपको बता दूँ कि पी अमलंगन जो है अभी पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव हैं। इससे पहले वो खनिज सचिव रह चुके हैं। उनकी जो पत्नी है अलर मंगई डी, वो भी आईएएस है, 2004 बैच की।
वो लगातार जो हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की पहली महिला सेक्रेटरी भी हैं, ये भी आपको बता दूंगा। अभी आपको अपडेट देना ये भी जरूरी है कि आज सुबह से जो ईडी की जो कार्रवाई है वो कहाँ कहाँ चल रही छत्तीसगढ़ में, चूँकि रात में होटल में ठहरे हुए थे और 20 टीम बताई जा रही है, एक टीम यहाँ पे भी है और अलग अलग जो इलाकों के जो अधिकारी हैं, चाहे वो लोग व्यापारी हैं, उनके यहाँ रेड पड़ी हुई है। मैं आपको बता दूँ कि जो आज दिन भर जो कार्रवाई चल रही है सुबह से, वो कहाँ कहाँ चल रही है। पटेल ट्रांसपोर्टर विपुल पटेल के यहाँ रायपुर में कार्रवाई चल रही है, बिलासपुर के पाने पर उनके ईडी ने दबिश दी है। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि महासमुंद में अग्नि चंद्राकर के यहाँ भी छापेमारी की जानकारी है, लेकिन अभी कहा जा रहा है। इसके अलावा जो कारोबारी है स्वतंत्र जैन, चूँकि राजनांदगांव के रहने वाले हैं, उनके यहाँ भी ईडी की टीम गई हुई है। कोरबा के व्यापारी ML पटेल के निवास पर रायपुर स्थित उनके कार्यालय पर छापे पड़े हैं। तो ये दिन भर का अपडेट है जो सुबह से लेकर अब तक जो है कार्रवाई जारी है अलग अलग इलाकों में, चाहे वो अधिकारी हो चाहे व्यापारी हो और तमाम जो लोग हैं। आपको ये भी बताना लाजमी है कि 6 लोग अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले जो कार्रवाई की गई थी उस मामले में जिसमें कोयला घोटाले का जिक्र साफ साफ था। या आपको नज़दीक से संजय बोलूँगा, नज़दीक से विजुअल दिखाएं, जो लोग अंदर गए थे तो उनको बाहर निकल रहे, चूँकि काम कर रहे थे वो लोग हैं, उनको बाहर निकाल भेजा गया है। और ये क्या काम करते भाई? माली काम करते, माली लोग हैं। मैं दोनों जो निकले अभी वो माली लोग हैं, दोनों अंदर से बाहर निकले हैं। तो इस वीडियो पर आप बने रहिए, आगे हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। इस खबर में जो बंगले की कहानी है वो हम आपको आगे बताएंगे। धन्यवाद। जिस बंगले में ईडी की कार्रवाई चल रही है, बंगला नंबर 2, 32 बंगले का बंगला नंबर 2 है और उस बंगले का इतिहास हमने जिक्र किया था, हल्का सा ट्रेलर दिखाया था। पूरी कहानी मोहम्मद जाकिर जी बताएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शिवनाथ से ओल्गा, इन्होंने किताब लिखी है। अगर आपने वो किताब नहीं पढ़ी है तो किताब पढ़ लीजिए, पूरा भिलाई आप जान जाएंगे। उस बंगले के बारे में अब आते हैं, विस्तार से बात करेंगे। जाकिर जी, वो बंगला नंबर 2, 32 बंगले का बंगला नंबर 2, आप बता रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री 2 ठहर चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति ठहर चुके हैं, वो इतिहास थोड़ा बताइए। वो पद पे थे तभी ठहरे हुए हैं, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर। असल में क्या, जब भिलाई के लिए जब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ और टाउनशिप बनना चालू हुआ तो उस टाइम में हमारे यहाँ कोई बड़ा ऐसा कोई क्या बोलना चाहिए, मकान, घर, हाँ, मतलब कोई ऐसा लॉज या कोई बड़ा होटल नहीं था हमारे यहाँ। और भिलाई होटल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो ये 1955-56 की बात बता रहा हूँ मैं, शुरुआत में, शुरुआत बिल्कुल। तो अपने जो हिंदुस्तानी और रशियन अफसर जो थे वो रहते थे भिलाई हाउस में। आज जो जिसको हम BIT बोलते हैं ना, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो वाला जो पूरा एरिया है वो वहाँ भिलाई हाउस में रहते थे। लेकिन भिलाई चूँकि पूरे मतलब 2 देशों के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय था, तो यहाँ पे दुनिया भर के बड़े से बड़े नेता लोग आते रहते थे। उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की गई थी बंगला नंबर 2 में। चूँकि बंगला नंबर 1 जो है उस टाइम में जो भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर थे उनका होता था और 2 नंबर को गेस्ट हाउस के तौर पे रखा गया था। तो इस 2 नंबर बंगले का इतिहास ये है कि इसमें 2 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक भावी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और एक राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब मैं आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू पहले दौरे पर भिलाई आए थे 16 दिसंबर 1957 को, और संयोग से उस वक्त बर्मा के प्रधानमंत्री ऊ नू ये भी भारत दौरे पर थे। तो जवाहरलाल नेहरू उनको साथ लेते आ गए कि चलो हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है ये बताते हैं। और जवाहरलाल नेहरू के नाती थे 14 साल के राजीव गांधी। ये लोग पहले गए थे राउरकेला और राउरकेला से ये लोग लौटे भिलाई। तो भिलाई जब लौटे तो इन तीनों के, तो आप देखिए कि वो सिटिंग प्रधानमंत्री है दोनों, और राजीव गांधी, इन तीनों को एक ही वो बंगला नंबर 2 में रहने की व्यवस्था की गई, क्योंकि और कोई हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी और तीनों बड़े आराम से रहे। और ख़ास बात ये मैं बताऊँ आपको कि दूसरे दिन तो जवाहरलाल नेहरू को जाना था दिल्ली, तो वो राजीव गांधी को लेके दिल्ली निकल गए। उनको भिलाई इतना पसंद आया कि वो रुक गए यहाँ पे, बोले कि मैं थोड़ा सा अच्छा लगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है। तो चूँकि उनको भी एक बर्मा जो है उसी टाइम में आज़ाद हुआ था और बर्मा का भी एक निर्माण चल रहा था, तो वो यहाँ पे हफ्ते भर रुके रहे और वो उसी बंगले में उन्हों रुके हुए थे और हफ्ते भर रुक के यहाँ के कंस्ट्रक्शन की गतिविधि को देखते रहे, नोट करते रहे और वो गए थे। तो वो खैर अलग किस्सा है। और इस बंगले की खासियत, अहमियत ये है कि जब हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ पहले फेज़ का, तो ब्लास्ट फर्नेस जब शुरू होना थी, हमारी कोको 1 बैटरी शुरू हो चुकी थी, ब्लास्ट फर्नेस की टैपिंग होनी थी, माने लोहा पिघल के निकलना था। तो वो उद्घाटन करने के लिए उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भिलाई आए थे। वो भी राउरकेला गए थे 3 फरवरी को और 4 फरवरी को भिलाई आए।
तो उनको उसी 2 नंबर बंगले में ठहराया गया था जी। तो देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो है वो भी उसी बंगले में ठहरे थे और उसी बंगले में वो 2 दिन रहे। 5 तारीख को उस बंगले के साथ में एक और ऐतिहासिक तथ्य ये जुड़ा है कि जब राष्ट्रपति यहाँ पे बटन दबाए और लोहा पिघलना चालू हो गया, ब्लास्ट फर्नेस फंक्शन में आ गई, तो जो पहली जो धार फूटी तो उसको जो अफसर थे सारे, उन लोगों में इतना एक उत्साह का माहौल था कि उस धार में से कुछ थोड़ा सा मेटल लेकर के उसको एक छोटा सा ढाला गया और उसको एक बतौर तोहफा सुबह जो है 5 फरवरी की सुबह उसी बंगले में जाके राष्ट्रपति को, जो उस टाइम में जनरल मैनेजर थे निर्मल चंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने गौरवान्वित होकर के उनको भेंट किया था कि सर ये है भिलाई का पहला लोहा, राष्ट्रपति जी को। और उस वक्त में इस्पात मंत्री थे सरदार स्वर्ण सिंह, वो भी वहाँ पे मौजूद थे जी। तो बाद के दौर में फिर 1960 में भिलाई होटल चालू हो गया, तो फिर वो बंगला जो है बड़े अफसरों के रहने के फिर अलॉट होना शुरू हो गया। तो ये है इसकी कहानी। नॉन बीएसपी वालों को जैसे अलॉट होते हैं, जैसे कि अभी आईएएस दंपत्ति हैं, उनके जैसे और भी आईएएस हैं, चाहे वो मंत्री भी कुछ रहे हैं वहाँ पे, उनको अलॉट होने की जो प्रोसेस है वो कब से शुरू हुआ? ये देखिए उस टाइम में क्या होता था कि भिलाई स्टील प्लांट जो है, अभी तो ये होल बिल्कुल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन 1980 के पहले तक के इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी भागीदारी रहती थी। वो इस तरीके से होती थी कि यहाँ पे भर्ती का जो मामला है, रिक्रूटमेंट का जो मामला है, तो उसका जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, कार्मिक विभाग जिसको बोलते हैं, जिसके अभी जो चीफ होते हैं वो EDP&A कहलाते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उस ज़माने में वो पर्सनल मैनेजर कहलाते थे, और पर्सनल मैनेजर का जो पद होता था वो तब वो मध्य प्रदेश था हमारा, तो पर्सनल मैनेजर का पद जो होता था वो MP कैडर के IAS ऑफिसर को दिया जाता था। तो यहाँ पे 1972 के पहले तक के तो जो चीफ होते थे कारखाने के चीफ होते थे उनको जनरल मैनेजर कहा जाता था, तो वो भी ज़्यादातर IAS होते थे, और उनके नीचे नंबर 2 पोजीशन पे जो पर्सनल मैनेजर होते थे वो भी IAS होते थे, लेकिन वो MP कैडर के होते थे। वो MP कैडर का इसलिए रखा जाता था कि स्थानीय लोगों के साथ में कोई भेदभाव ना हो। तो MP कैडर के बहुत सारे अफसर रहते थे। दूसरी बात, CISF का गठन नहीं हुआ था, तो हमारे जो MP की पुलिस थी, उस पुलिस से ही कुछ लोगों को डेपुटेशन पे बुला करके भिलाई इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया था। तो भिलाई इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अफसर भी थे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के थे डेपुटेशन पे। उन्हीं से फायर का भी काम होता था, उन्हीं से सिक्योरिटी का भी काम होता था, और पर्सनल डिपार्टमेंट के भी जो लोग थे वो लोग भी यहाँ पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट से डेपुटेशन पे आते थे। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम होता था। 72 में जब सेल बना, और उसके बाद में फिर ये कंसेप्ट आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया कि स्टील सेक्टर जो है उसको IAS नहीं चलाएंगे। हमारे अपने टेक्नोक्रेट, हाँ हमारे अपने टेक्नोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं जो ग्रो किए हैं, तो फिर वो एक ग्रेड बना है मैनेजमेंट ट्रेनीज टेक्निकल और मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेटिव। तो ये जब ग्रेड बन गया, पदनाम बन गया, तो फिर वो चीज़ें ख़त्म होती गई। लेकिन अब नया राज्य बनने के बाद में या नया राज्य बनने के पहले भी, चूँकि ज़िला प्रशासन या राज्य शासन से तो काम तो पड़ना ही है भिलाई स्टील प्लांट को, तो एक समन्वय के साथ दोनों का चलते रहा। तो बंगले जो है वो अलॉट पहले से होते रहे हैं उस टाइम में, कोई ये नई चीज़ नहीं है। हाँ, चूँकि अब भिलाई में अफसरों की संख्या भी कम हो गई है, और सेक्टर 9, 10 और 32 बंगला जो है वो ज़्यादातर अब नॉन BSP लोगों के आधिपत्य में है, आधिपत्य में अलॉट हो गया है, वो लोग ले लिए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी जानकारी जाकिर जी ने बताई हमें, इतिहास बता दिया। वाकई में बहुत सारे नॉलेज हमें नहीं मालूम थे। इसी बहाने, इस केस के बहाने, बंगला नंबर 2 के बहाने वो प्रधानमंत्री तक चले गए, पूर्व प्रधानमंत्री तक चले गए, पूर्व राष्ट्रपति तक चले गए, और उस घटनाक्रम को उन्होंने बताया अच्छे से। बहुत सारी जानकारी है जिस पर हम आगे भी बात करेंगे। और मैंने जिस किताब का जिक्र किया है, शिवनाथ से ओल्गा तक, ओल्गा जो है रूस में एक नदी है और शिवनाथ हमारी जीवनदायिनी है, वो दोनों नदियों को मिलाकर जो घटनाक्रम, जो BSP में जो भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण हो, चाहे नींव रखी गई हो, पूरी चीज़ कब कौन सा नट बोल्ट लगाया गया था, एक एक जानकारी उस किताब में है। अगर आप इच्छुक हैं तो उस किताब को मंगवा सकते हैं, आप उनसे डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं।
तो इसी बहाने हमने इस कहानी को उससे जोड़ दिया। आप बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास कोई हिस्ट्री है, कोई जानकारी है, ये जानकारी कैसे लगी हमें शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भिलाई टाइम्स की जो सब्सक्राइबर हैं वो 2 लाख पार हो चुके हैं। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। प्यार आशीर्वाद यूं ही बरकरार रखें। आप हमें लगातार सपोर्ट करते रहें। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जिस तरह से आपका आशीर्वाद है, प्यार है, उस आशीर्वाद और प्यार से हम लगातार बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे, क्योंकि आपका जो प्यार है, जो सपोर्ट है, हमें लगातार मिल रहा है। भिलाई टाइम्स की टीम को लगातार मिल रहा है। तो मैं पूरी टीम की ओर से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आप लोग यूं ही हमें प्यार देते रहे, आशीर्वाद देते रहे, हमारे वीडियो को देखते रहे, पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं सपोर्ट की नज़र से, वो आप हमेशा आगे भी बरकरार रखें। तो फिर से एक बार दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यूं ही दया, माया, दुलार, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। धन्यवाद।